हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के फोर्थ लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और नए कंसेप्ट्स को देखने वाले हैं, पहले थ्योरेटिकली, आफ्टर दैट न्यूमेरिकली। तो इसमें आज हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है चेंज ऑफ फेज और चेंज ऑफ स्टेट। We already know that हम लोगों ने पहले भी ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस किया है कि whenever a substance will be subjected to the application of heat, प्रेशर, टेम्परेचर, जो भी हम बोले, तब क्या होता है कि कई बार उस सब्सटेंस का, उस मैटर का जो फेज होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। उस वजह से जो फेज चेंज होता है उसे क्या बोला जाता है, चेंज ऑफ फेज। बोला जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। नॉर्मली हम लोगों ने इस चीज को जब पढ़ा था तब वहां पर हम लोगों ने दो अलग अलग हीट के बारे में डिस्कस किया था, एक सेंसिबल हीट और एक लैटेंट हीट। व्हाट इज मीन बाय सेंसिबल हीट? द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर विदाउट फेज ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज सेंसिबल हीट। और लैटेंट हीट किसे बोला जाता है? तो जो हीट, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस विद फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, डिपेंड करता है, और एज वेल एज फेज ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो उसे बोला जाता है लैटेंट हीट। यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग मैटर में, अलग अलग कंडीशन में उनकी जब फेज चेंज होती है तो वहां पर कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लो अब चेंज ऑफ फेज के बारे में अगर देखा जाए तो इनमें छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग के बारे में। What is mean by melting? तो सभी को पता है, whenever a solid is subjected to heat application, it will start to convert into liquid। कोई भी एक solid है, मान लीजिए यहाँ पर एक solid है, इसे अगर आप heat apply करते हो, इस पर अगर heat application दिया जाता है तो it will start to convert into liquid में convert हो जाएगा, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे क्या बोला जाता है, मेल्टिंग बोला जाता है। दैट इज द फर्स्ट कांसेप्ट व्हिच इज रिलेटेड विद द चेंज ऑफ फेज। इसी का वाइस वर्सा अगर बात करें हम लोग तो फ्यूजन में क्या होता है, जो लिक्विड है उसे हीट सप्लाई, यहाँ पर हीट क्या की जा रही थी, हीट एब्सॉर्ब की जा रही थी बाय द सॉलिड। यहाँ पर क्या किया जाएगा, हीट रिजेक्ट करने की वजह से, अगर ये लिक्विड हीट रिजेक्ट कर देगा, हीट रिजेक्ट करने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, और सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजन। ओके, ये दोनों चीजें एक दूसरे के वाइस वर्सा है। मेल्टिंग मतलब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना हीट देने की वजह से, हीट रिमूव करने की वजह से लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, उसे क्या बोला जाता है, फ्यूजन बोला जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इसके अलावा हम अगर लिक्विड टू गैस की बात करें, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक लिक्विड है, पर्टिकुलर लिक्विड दिया है, उसे अगर हीट दी जाए और उसे अगर हीट दी जाए तो हमें सभी को पता है दैट लिक्विड विल बी आफ्टर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर अचीव करने के बाद। यहाँ पर सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, जब मेल्टिंग जो है वो प्रोसेस है, और अब वो कन्वर्ट होगा एक मेल्टिंग पॉइंट पर आकर कन्वर्ट होगा। जैसे सभी को पता है कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो उसी तरीके से अगर आप कोई भी लिक्विड को अगर हीट सप्लाई करते हो और अगर वो उसके बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर जाता है, मान लीजिए अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक आ गया, तो उस लिक्विड का जो कन्वर्जन है वो किस में होगा, हीट में, सॉरी गैस में हो जाएगा। गैस में बोलिए या फिर वेपर में बोलिए, तो उसे क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन बोला जाता है, ठीक है। और मान लीजिए वाइस वर्सा है, अगर कोई गैस है वहां पर हीट देने की जगह पर हम अगर हीट रिमूव करवा लेते हैं, हीट रिजेक्ट करवा लेते हैं उस गैस में से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कूलिंग होने की वजह से। तो उसे क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। क्या बोला जाता है उसे, कंडेंसेशन। These all concepts are related with the change of phase। ये सारी की सारी चीजें किसमें पढ़ाई जाती है, चेंज ऑफ फेज में पढ़ाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने सॉलिड टू लिक्विड देखा है, लिक्विड टू गैस देखा है।
सभी को पता है लास्ट एक लेक्चर जो हुआ था हम लोगों का, उसमें एक क्वेश्चन हम लोगों का थ्योरेटिकल था, जिसे छोड़ दिया था बच्चों के लिए। उसमें पूछा गया था इफ द solid will be directly converted into gas, the process is called as, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जिस प्रोसेस में सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। Sublimation is also a topic which is related with the change of phase। Sublimation में क्या होता है कि कोई भी एक सॉलिड है और अगर आप उसे क्या करते हो, हीट सप्लाई करते हो, हीट एप्लीकेशन की वजह से वो सॉलिड लिक्विफाई ना होते हुए डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट एनी लिक्विफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। उसे क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन बोला जाता है। एग्जांपल आप लोगों को पता होगा। ओके, एग्जांपल्स में आप कौन से चीजों के बारे में बोल सकते हो? कैम्फर बॉल के बारे में बोल सकते हो, या फिर नैफ्थलीन बॉल्स के बारे में बोल सकते हो। उसके अलावा फिर आप लोग ड्राई आइस के बारे में भी बता सकते हो। ड्राई आइस का यूज होता है, आप में से कई लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में आपको ये चीज दिखाई देगी। व्हाट इज मीन बाय ड्राई आइस? जो सॉलिडिफाई किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर उसे आप यूज करो, उस सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप किसी जनरल वाटर में या फिर थोड़ा बॉईल किया हुआ जो वाटर है उसमें अगर आप उसे मिक्स करो, तो आपको उस कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिडिफाइड है, ऑलरेडी सॉलिड फेज में है, उसका डायरेक्टली आपको जो कन्वर्जन है वो गैस में होते हुए नजर आएगा। तो उसे क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन बोला जाता है। सॉलिड विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। उसके अलावा इसी का वाइस वर्सा एक होता है हॉरफ्रोस्ट। ओके, हॉरफ्रोस्ट होता है। हॉरफ्रोस्ट में क्या होता है? अगर कोई भी गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या करना होगा? आपको हीट सप्लाई करनी होगी, यहाँ पर हीट रिमूव करनी होगी। अगर किसी गैस में से, पर्टिकुलर गैस में से अगर आप हीट रिमूव कर लेते हो तो उसकी वजह से जो कन्वर्जन होगा उसका डायरेक्टली सॉलिड में, उसे क्या बोला जाता है? हॉरफ्रोस्ट बोला जाता है। ठीक है, आई होप सो ये सारी चीजें आपने नोट डाउन करके रखी होगी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें समझना ये है कि सपोज हम लोग कई बार हीट से रिलेटेड जो चेंज ऑफ फेज पढ़ते हैं, तो उसमें हमें इतना क्लियर हो जाता है कि जनरली हम लोग 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में जब बुक्स में हम इस चीज को पढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, सॉलिड, इफ द सॉलिड विल बी हीटेड it will converted into liquid, if the liquid will be heated it will converted into gas। अगर वही गैस में से हीट रिमूव कर ली जाए, और मान लीजिए मैंने यहाँ से हीट रिमूव कर ली, तो वो जो गैस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर वही लिक्विड को और उसमें से अगर आप हीट रिमूव करो तो फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर हम लोगों को एक बात समझनी है कि जब फेज चेंज होता है लैटेंट हीट की वजह से, तो जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा? अगर मान लो अगर इसे हम इसी फेनोमेनन को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर समझने जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा कंसीडर करते हैं हम, कंसीडर there is a matter or substance is at -30 डिग्री सेल्सियस, कोई भी एक है -30 डिग्री सेल्सियस को कंसीडर कर लीजिए। जनरली हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y एक्सिस है आपका, सपोज x एक्सिस है, और यहाँ पर ये जो ओरिजिन होता है वहाँ पर 0 दिखाया जाता है। और मान लीजिए अभी हम लोग इनिशियली यहाँ पर -30 दिखाते हैं, सपोज अगर ये -30 डिग्री सेल्सियस है और हमें बोलना है कि हमें क्या करना है कि ये जो सब्सटेंस है विच इज एट 30 डिग्री सेल्सियस, इसे कन्वर्ट करना है। कहाँ तक कन्वर्ट करना है? कहाँ तक? अप टू मे बी पॉसिबल 120 डिग्री सेल्सियस तक। हाँ, हम इस वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एक आइस से मान लीजिए अगर -30 डिग्री सेल्सियस तक है, अगर उसको 120 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है तो उसका जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा? ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो -30 डिग्री सेल्सियस वाला जो आइस होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस तक there is no any change of phase. Whenever we will apply the heat to the
आइस विच इज एट -30 डिग्री सेल्सियस, आप हीट सप्लाई भी कर दो तो भी उसका फेज चेंज होना जो होगा वो कब स्टार्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। उससे पहले सिर्फ आपके आइस का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। दैट मींस इट इज द पार्ट ऑफ सेंसिबल हीट। -30 से आप -29, -28, -27 ऐसे करते 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 आपका जो टेम्परेचर वो बढ़ते रहेगा हीट देने की वजह से। और हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है तो यहाँ तक जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से, टेम्परेचर आपका कंटिन्यूसली बढ़ रहा होगा। समझ में आ रहा है सभी को? टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा होगा। -30 से कहाँ तक आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब 0 डिग्री सेल्सियस अचीव करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक ऑब्जर्व होगा, what is the 0 डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस is the melting point for the ice. That's why अब वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। याद रखना, अब सपोज ये जो -30 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस था तो हम कुछ कंसीडर करेंगे। सपोज अगर 100 ग्राम्स है, वो जो आइस है वो 100 ग्राम्स का आइस है, तो याद रखना जब तक 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद वो जो 100 ग्राम ऑफ आइस है वो टोटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। The ice of 100 gram will be fully liquefied at the 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर वो पूरी तरीके से लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और फिर तब जाकर उसका टेम्परेचर बदलना स्टार्ट होगा। मान लेते हैं हम लोग ये कुछ एक स्ट्रेट प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है वो क्या है, आपका मेल्टिंग प्रोसेस है। क्या मेल्टिंग प्रोसेस? मेल्टिंग है, मेल्टिंग है। ये यहाँ पर जो हीट का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, m × L। और ये जो था ये सेंसिबल था, सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहा था, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, mc∆T। हो गया 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब यहाँ से हम ऐसा कंसीडर करते हैं उसका टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। डायरेक्टली 120 तक नहीं जा सकता। वो 0 से 100 तक जाने के लिए आपका टेम्परेचर इजीली इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। अब यहाँ तक आने तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली 0 से 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100। वहाँ पर जो हीट है फिर से दैट इज द पार्ट ऑफ mc∆T, सेंसिबल हीट बता सकते हो आप, ये वाला। फिर यहाँ से 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही वो जो आपका 100 ग्राम ऑफ आइस है, बाद में वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद जब तक वो 100 ग्राम ऑफ वाटर पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो जाता गैस या फिर वेपर में, तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसका फिर से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। जैसे ही आपका पूरा 100 ग्राम ऑफ वाटर कन्वर्ट हो जाएगा गैस या वेपर के फॉर्म में, फिर वहां से आप लोग एक ऑब्जर्व करोगे कि उसका टेम्परेचर एक बार वो पूरा कन्वर्ट हो गया पूरी तरीके से, फिर उसका टेम्परेचर 120 तक जा सकता है। दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द चेंज ऑफ फेज। कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, हमने आइस के केस में इसको देखा, इसके अलावा कोई भी चीज ले लीजिए, यहाँ पर फिर से जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज लैटेंट हीट, दैट इज ml। इसका मतलब याद रखना, जब जब लैटेंट हीट आएगा, जब जब फेज चेंज होगा, जब तक उस सब्सटेंस का पूरा का पूरा जितना भी मास या मैटर जो भी है वो पूरी तरीके से फेज चेंज नहीं कर लेता, तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एक बार फेज चेंज हो गया फिर टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज को नोट कर रखना है। यहाँ पर फिर भी लिख देता हूँ नोट, ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, during phase transformation, temperature of substance remains constant, full stop. After change of phase, temperature will start to increase or decrease। फिर उसके बाद इंक्रीज या फिर डिक्रीज होना वो स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज को नोट करके रखना, ग्राफ के साथ ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फेज तभी चेंज होगा जब लैटेंट हीट मिलेगी, और फेज तब जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता पूरी तरीके से दूसरे फेज में, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा।
इसीलिए तो ऑब्जर्व कीजिए सेंसिबल हीट के फॉर्मूले में जो है वो आपका mc डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर आता है, और लैटेंट हीट के फॉर्मूले में कहीं पर भी चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैटेंट हीट के वक्त टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, वो वही रहेगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस दैट आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट। यहाँ पर हमेशा जब तक वो मैटर पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो जाता दूसरे फॉर्म में या दूसरे फेज में, तब तक वो इसी तरीके से रहेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही हो। चेंज ऑफ फेज में अगला टॉपिक जो है नोट कर लीजिए सब, ठीक है, पॉज करके एक बार लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है वो है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट अब ट्रिपल पॉइंट के बारे में अगर डिस्कस करें, व्हाट इज मीन बाय ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट डायग्राम अगर हम ड्रॉ करने जाए कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा डायग्राम। कई जगह पर या फिर कई बुक्स में यही जो लाइन होती है वो स्ट्रेट भी दिखाई देती है, इस चीज को थोड़ा सा देख लेना आप जो भी मॉडल यूज कर रहे हो उस हिसाब से। ओके, अब इसमें जो ये पहला कर्व होता है, ये जो पहला कर्व होता है ये कौन सा होता है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व। पहला जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। ये जो दूसरा है यहाँ पर ये कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट कर्व। और ये जो है हम अगर यहाँ से नेम देना स्टार्ट करें, मान लीजिए ये ए है, ये बी सी है सपोज, और ये जो है डी है, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट कर्व जो है वो कौन सा है, बी सी। बॉइलिंग पॉइंट कर्व जो है वो कौन सा है, बी डी। अगर आप ए बी का सवाल, तो ये आपका सब्लिमेशन कर्व है, सब्लिमेशन कर्व। ओके, सब्लिमेशन कर्व। अब सब्लिमेशन कर्व यहाँ पर लिख देता हूँ, सब्लिमेशन कर्व। अब व्हाट इज मीन बाय ट्रिपल पॉइंट, एक्चुअली होता क्या है उस चीज को हम पहले समझ लेते हैं। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपको कोई भी एक सब्सटेंस के तीनों फेज आपको नजर आ सकते हैं साइमल्टेनियसली। All the three phases of a substance, that means solid, liquid and gases, are coexist in the equilibrium condition or thermal equilibrium condition. ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपको तीनों फेजेस नजर आएंगे साइमल्टेनियसली, ऑल आर दी कोएग्जिस्ट इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर मार्क करूँ और इस पॉइंट को यहाँ पर मार्क करूँ, ये जो आपकी जो डायग्राम होगी वो सपोज प्रेशर y एक्सिस पर लोगे, टेम्परेचर x एक्सिस पर लोगे, और फॉर ये अगर ये डायग्राम अगर हम ट्रिपल पॉइंट फॉर किसके लिए निकाल रहे हैं, सपोज मान लेते हैं फॉर वाटर के लिए अगर ड्रॉ कर रहे हो, वाटर के लिए या फिर आइस के लिए जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको याद रखना है इनके केस में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए, 0.01 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए, 0.006 टाइम्स ऑफ ATM, 0.006 टाइम्स ऑफ ATM। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यू नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, that is 1.01 into 10⁵, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड वैल्यू है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। ओके, वहां पर आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 0.006 जो प्रेशर आएगा। अब we can say that the triple point is the combination of a particular temperature and pressure at which all the three phases are coexist in thermal equilibrium। यहाँ पर लिख देता हूँ, the triple point is the combination of pressure and temperature at which all three phases of a substance coexist in thermal equilibrium। किसमें दिखाई देता है वो, thermal equilibrium। We all know that what is the thermal equilibrium, टेम्परेचर सेम वगैरह ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको तीनों फेजेस नजर आएंगे। आप यहाँ से अब यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो आपका ए बी कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्लिमेशन कर्व है,
सब्लिमेशन कर्व है। जो बी सी है वो कौन सा कर्व है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। ओके, उसका बी डी जो है वो आपका कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट कर्व। ठीक है, इस तरीके से होता है। और एग्जैक्टली ये जो बी पॉइंट है, एग्जैक्टली जो बी पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट। These points are the combination of these two factors। 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और प्रेशर जो चाहिए वो कितना होगा, 0.006 टाइम्स ऑफ एटीएम, दैट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसे कॉम्बिनेशन पर ये वो पॉइंट है जहां पर आपको ये तीनों फेजेस नजर आएंगे। अब इसे थोड़ा एक्सप्लेन करने अगर और जाए तो व्हाट इज द मेल्टिंग the process which by which the solid will be converted into liquid। तो ये यहाँ है आपका सॉलिड, ये आपका है सॉलिड का ये रीजन सॉलिड का नजर आएगा आपको, और यहाँ पर इधर की तरफ जो दिखाई देगा वो कौन सा होगा, लिक्विड रीजन होगा। फिर यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द बॉइलिंग, द प्रोसेस बाय व्हिच द लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस ड्यू टू द हीट एप्लीकेशन। लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये जो रीजन है आपका सॉलिड वाला है। मेल्टिंग अगर हुआ तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, बॉइलिंग अगर हुआ तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, बट सब्लिमेशन अगर होगा तो सॉलिड फैक्टर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर और एक चीज नोट करने जैसी है, मोस्टली ये जो पॉइंट होता है डी पॉइंट, इस डी पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। कौन सा पॉइंट बोला जाता है, क्रिटिकल पॉइंट। अब इसे कैसे याद रखना है, बस इतना याद रखना है, दिस क्रिटिकल पॉइंट डी is the beyond the boiling point कर्व के beyond होता है, आगे होता है, और जहां पर आपको दो अलग अलग फेजेस कोएग्जिस्ट किए जाते हैं, लिक्विड एंड गैस जहां पर कोएग्जिस्ट होते हैं उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। उसी पॉइंट पर आने वाले प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है, याद रखना है। जहां पर तीनों फेजेस कोएग्जिस्ट होते हैं उसे बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट, और जहां पर दो फेजेस लिक्विड और गैस कोएग्जिस्ट होते हैं उसे क्या बोला जाता है, क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। इस चीज को नोट करके रख लीजिए। ये वैल्यूज जो है आईएस वाटर के केस में है, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है और डाउन करिए। ओके, अब इसके आगे डिस्कस करेंगे। ट्रिपल पॉइंट हो गया है, क्रिटिकल पॉइंट हो गया है, तो इसमें एक नोट आप लिख लीजिए। नोट है वो ये है, नोट आपको ये लिखना है, इफ प्रेशर ऑन सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स, if pressure on system of molecules increases, then a melting point of system of molecules also increases। याद रखना है आपको कि अगर आपका प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर अगर बढ़ा, प्रेशर इंक्रीजेस, देन द मेल्टिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस भी है, एक्सेप्शनल केस, हर किसी में कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस होता ही है। अब एक्सेप्शनल केस कौन सा है यहाँ पर, वो है वाटर और आइस, जो भी बता दीजिए, सॉरी आइस। आइस का टेम्परेचर, सॉरी आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर के बढ़ने पर बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, घट जाएगा। उसी के लिए हमको रेगुलेशन एक जो टॉपिक होता है वो देखना है, कई बार उसका प्रोनाउंसिएशन रेगुलेशन भी किया जाता है, जो भी आपके हिसाब से हो उस टॉपिक को हमें देखना है चेंज ऑफ फेज में। अब व्हाट इज मीन बाय रेगुलेशन या फिर रेगुलेशन, ठीक है। इसमें आप लोगों को फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर एक
स्लैब अगर हम लोग लेते हैं और वहां पर हम लोग विद द हेल्प ऑफ थ्रेड क्या कर देते हैं, लोड अप्लाई कर देते हैं, एक लोड अप्लाई कर देते हैं, दूसरा जो लोड होगा वो उस तरफ होगा। तो इस वजह से क्या हुआ, अब ये जो वायर है या थ्रेड जो आपने यूज किया है, इट इज अ आइस स्लैब। ओके, आइस स्लैब, ये जो है एक वायर और थ्रेड जो भी आपने यूज किया हो। 10th स्टैंडर्ड में इसका एक प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है, कई बोर्ड एग्जाम्स के, कई अलग अलग बोर्ड्स के सिलेबस में दिया है। उसमें क्या होता है, आइस स्लैब में अगर आप एक वायर को लेते हो, दोनों एट द एंड पॉइंट ऑफ द बोथ एंड पॉइंट पर आप क्या करते हो, अगर कोई लोड अटैच करते हो, देन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दिस वायर, प्रेशर एक्ट होने की वजह से उस आइस स्लैब के इस पोर्शन में क्या होगा, प्रेशर एक्ट होगा। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो आपका आइस स्लैब है वो क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो गया, आइस का मेल्टिंग पॉइंट घट गया, प्रेशर बढ़ गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कम हो गया। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कम हुआ, इसका मतलब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब थ्रेड्स एंड दिस बोर्ड्स आर ट्रैवलिंग इनसाइड द आइस स्लैब, धीरे धीरे क्या होगा, वो अंदर की तरफ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आइस स्लैब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, नहीं, ये अंदर की तरफ जाना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे ये अंदर की तरफ जाना स्टार्ट होगा, जो ऊपर का जो आइस स्लैब था जहां पर ये वायर कांटेक्ट में थी, वो पोर्शन जो मेल्ट हुआ था वो फिर से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रीफ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रीफ्रीज। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त के लिए मेल्ट इसलिए हुआ था जस्ट बिकॉज़ ऑफ वहां पर प्रेशर था। जैसे ही प्रेशर रिमूव हो जाएगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रेजुलेशन। इसे बोला जाता है रेजुलेशन या फिर रेगुलेशन। ठीक है, इसे हम इजी लैंग्वेज में अगर बताने जाए, इफ द प्रेशर ऑन द आइस स्लैब विल बी इंक्रीजेस विद द हेल्प ऑफ दिस वायर, द मेल्टिंग पॉइंट विल बी डिक्रीजेस। ड्यू टू द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, द ice slab will be start to melt. After the removal of the pressure, वो वायर नीचे की तरफ जाने की वजह से ऊपर की तरफ जो प्रेशर था वो कम हो गया। After the removal of pressure, the ice will be refreeze. वो फिर से refreeze अगर हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेजुलेशन या फिर रेगुलेशन बोला जाता है। नोट डाउन करके रख लीजिए इस चीज को भी। ठीक, यहाँ पर लिख लेना जो बताया मैंने, या फिर यहाँ पर लिख देता हूँ, the process in which ice slab will melt due to pressure of wire, but after removal of wire, after removal of pressure of wire, ice will be refreeze. Then such process is called as regulation. उसे क्या बोला जाता है, रेगुलेशन का बोला जाता है। कई बार आप लोग अगर इसे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन या फिर कोई वीडियो की हेल्प से अगर आप देखो तो आपको ये ऑब्जर्व होगा, इस थ्रेड्स को कोई भी आप क्या करें, बहुत आसानी से आप आपके घर में भी एक आइस क्यूब को लेकर इस चीज को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थ्रेड ले लीजिए, उसे थोड़ा सा प्रेशराइज करके आइस क्यूब में पुश कीजिए, बस इतना है कि थ्रेड्स पर इतना ज्यादा लोड ना हो कि वो ब्रेक हो जाए, तो धीरे धीरे आपको वो थ्रेड अंदर की तरफ जाते हुए नजर आएगा। और फिर बाद में आप प्रेशर थोड़ा रिलीज कर दीजिए, आपको नजर आएगा वो जो आपका थ्रेड है वो ऊपर जो आइस था वो फिर से रिफ्रीज होने की वजह से वो थ्रेड बीच में कहीं पे तो रह चुका है, अब वो बीच में कहीं पर इंसर्ट हो गया है। आप इजीली विद द हेल्प ऑफ थ्रेड आइस क्यूब को क्या कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज रेजुलेशन। प्रेशर अगर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट घटेगा और बाद में फिर से वो रिफ्रीज हो जाएगा। अगर प्रेशर कम होगा तो उसे क्या बोला जाता है, रेजुलेशन। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया है? I hope so. अब यहाँ पर इस टॉपिक के अलावा, चेंज ऑफ फेज के अलावा, अब हमारा इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक है वो है, हमारा अगला टॉपिक है वो है हीट ट्रांसफर।
हीट ट्रांसफर। अब हमें इसमें ये भी देखना है कि सीधी सी बात, अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसे किसी मीडियम की जरूरत होगी, या फिर वो अलग अलग मीडियम से जब हीट ट्रांसफर होगी तो कैसे ट्रांसफर होगी, कौन सा हीट ट्रांसफर मोड ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर्स से, ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो हीट ट्रांसफर में हम अलग अलग 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक। अब कंडक्शन में मोस्टली अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये नाम अगर आपने लिख लिया तो फर्स्ट मोड के बारे में डिस्कस करते हैं, कंडक्शन। व्हाट इज द कंडक्शन? इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। सबसे पहले तो हीट ट्रांसफर का डेफिनेशन अगर बताएं तो ये सभी को पता है। व्हाट इज द हीट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर और hot body to cold body, but it is possible when there is some temperature difference between them। अगर कोई टेम्परेचर डिफरेंस है तो ही हीट ट्रांसफर हो सकता है, अदरवाइज हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब उसमें जो पहला जो आपका मोड है वो है कंडक्शन। मोस्टली इसमें एक चीज, कुछ चीजें हैं जो नोट करके रख लीजिए। कंडक्शन ऑब्जर्व्ड इन सॉलिड्स ओनली, इसमें पॉसिबल है सॉलिड्स में। ठीक है। अब यहाँ पर डेफिनेशन अगर इसकी लिखी जाए तो इट इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, in which heat will transfer from hot portion to cold portion of same substance। और या फिर या एक ही बॉडी में बता सकते हैं, इसके बारे में हम एक एग्जांपल लेंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हो आप हॉट पोर्शन टू कोल्ड पोर्शन ऑफ द सेम सब्सटेंस, या फिर आप बोल सकते हो इट विल ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यहाँ पर लास्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, विदाउट actual मैटर और मास ट्रांसफर। याद रखना है सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी, मास या फिर मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। अब सभी को सर ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर होगा, मैटर ट्रांसफर नहीं होता है कंडक्शन के केस में। बट याद रखना ये क्यों हम लोगों ने इंटेंशनली यहाँ पर लिखा है विदाउट एक्चुअल मैटर ट्रांसफर। It will transfer from the hot body to cold body without actual matter transfer। ये इसलिए क्योंकि कन्वेक्शन जो हम पढ़ेंगे वहां पर मैटर भी ट्रांसफर होगा, हीट एनर्जी भी ट्रांसफर होगी और मैटर भी ट्रांसफर होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। इस चीज को हमें याद रखना है कि कंडक्शन पहली बात है तो किसमें ऑब्जर्व होता है, सॉलिड्स में ऑब्जर्व होता है। दूसरी बात, यहाँ पर जब हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट पोर्शन टू कोल्ड पोर्शन या फिर हॉट बॉडी वन बॉडी टू अनदर बॉडी, देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। तो याद रखना है यहाँ पर आपका जो एक्चुअल मैटर है वो ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर होगी सिर्फ। ये आपका पहला जो मोड है कंडक्शन, उसमें इस चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नोट डाउन कीजिए। ये नोट डाउन कर लिया है। तो इसके बाद हम यहाँ पर हमने क्या लिखा, कंडक्शन इज पॉसिबल इन द सॉलिड्स ओनली and the heat will be transferred but the matter cannot be transferred, that is called as heat conduction, first mode of heat transfer। ये अगर आपका नोट डाउन हो चुका है तो अब आगे यहाँ पर इसे एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। कंडक्शन को आप कहाँ पर ऑब्जर्व करते हो उसके लिए, ठीक है। सपोज मान देते हैं हम बहुत छोटे क्लासेस में इस एक्सपेरिमेंट को दिखाया जाता है बच्चों को। सपोज यहाँ पर हम लोग कोई भी एक मेटल स्केल या एक मेटल की स्ट्रिप ले लेते हैं,
ठीक है। और यहाँ पर कुछ पिन्स को हम लोगों ने सपोज अटैच किया है विद द हेल्प ऑफ वैक्स। अब इन पिन्स को अगर हम लोगों ने यहाँ पर अटैच किया है विद द हेल्प ऑफ वैक्स और यहाँ पर किसी एक और तार पर हम हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर दें, यहाँ पर हम लोगों ने हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। हम इस स्केल को एक सब्सटेंस के तौर पर देखने से पहले हम इसे एक कलेक्शन ऑफ दी स्मॉल पार्टिकल्स देखना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज यहाँ से कुछ इस तरीके से। अब क्या हुआ, जब हीट सप्लाई होगी तो ये जो हीट है पहले कुछ इस पोर्शन के मॉलिक्यूल्स में ऑक्यूपाई की जाएगी। द मॉलिक्यूल्स इन दिस रीजन विल स्टार्ट टू ऑक्यूपाई द हीट फ्रॉम द हीट सोर्स। हीट सोर्स से आने वाली सारी हीट रेडिएशंस ये जो मॉलिक्यूल्स है ये अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेंगे। अब ये एब्जॉर्ब करने की वजह से इनका टेम्परेचर रैपिडली बढ़ते जाएगा। वो मॉलिक्यूल्स जो है वो हीट ऑक्यूपाई कब तक करेंगे, तब तक जब तक उनका सैचुरेशन लेवल अचीव नहीं हो जाता। मान लीजिए कि इनका सैचुरेशन लेवल अचीव हो गया, अब उनमें कैपेसिटी नहीं है हीट को ऑक्यूपाई करने की। सो दैट मॉलिक्यूल विल बी स्टार्ट टू रेडिएट और इमिट द हीट रेडिएशंस। अब वो क्या करेंगे, हीट को क्या करेंगे, आगे की तरफ पास करना है, फिर हीट ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हीट ट्रांसफर होने की वजह से धीरे धीरे जो टेम्परेचर इस पोर्शन का था अब वो धीरे धीरे सभी का होना स्टार्ट होगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। अलग अलग मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसके नेबरिंग जो मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पर हीट ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब आफ्टर सम टाइम इंटरवल वी कैन ऑब्जर्व दैट ड्यू टू द हीट ट्रांसफर द टेम्परेचर ऑफ दिस पोर्शन विल आल्सो इंक्रीजेस। और अगर इस पोर्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो वैक्स है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और उस वजह से यहाँ पर जो आपको पिन है वो कोलैप्स होते हुए नजर आएगी। इसका मतलब दैट इज द फर्स्ट प्रूफ व्हिच कैन सी बाय नेकेड आईज हाउ द हीट विल बी ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन कैसे वर्क करता है। उसके बाद फिर आफ्टर सम टाइम इंटरवल आप ऑब्जर्व करोगे धीरे धीरे स्केल का अगला पोर्शन भी जो है वो टेम्परेचर गेन करना स्टार्ट करेगा, और ये वैक्स जो है वो भी मेल्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे वन बाय वन सभी वैक्स मेल्ट होते जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, और इसी वजह से एक एक कर जो आपके पिन्स जो हमने अटैच किए थे विद द हेल्प ऑफ वैक्स वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ कंडक्शन और दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कंडक्शन। अब यहाँ पर हम इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद, इस एग्जांपल को देखने के बाद और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने ये एक पोर्शन है और इसे अटैच किया है दूसरे पोर्शन के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये एक रॉड है जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है, सपोज L लेंथ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये हॉट है, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, और ये जो पोर्शन है ये कोल्ड पोर्शन है। इसका जो टेम्परेचर है वो TH है और इसका जो टेम्परेचर है सपोज वो TC है। इस तरीके से हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अब सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर पोर्शन का टेम्परेचर ज्यादा है, ये हॉट पोर्शन है, तो हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, हीट यहाँ से वहाँ की तरफ ट्रांसफर होगा। इतना क्लियर है सभी को। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है तो वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सपोज वी कैन से दैट the rate of heat transfer, यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन कर देता हूँ, इन स्टेडी कंडीशंस, मतलब जो हीट का फ्लो रेट होगा वो कांस्टेंट होगा, याद रखना है, ठीक है ना। जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन स्टेडी कंडीशंस इज proportional to कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड है, तो सपोज एरिया, सेकेंड टेम्परेचर डिफरेंस, या फिर हम यहीं पर अगर दो चीजों को एक साथ अगर दिखाना है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट भी लिख सकते हो, अपना ये चीज कवर हो जाएगी। सो हाउ टू रिप्रेजेंट this theoretical thing, the rate of heat transfer is proportional to area and temperature difference। यहाँ पर लिख देता हूँ, rate of heat transfer is proportional to area and temperature gradient। What is meant by temperature gradient? So for example TH minus TC divided by L, इसे बोला जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। सभी को पता है वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब मींस व्हाट, the ratio of change in velocity
per unit change of distance. Temperature gradients means change in temperature divided by length or change in length, जो भी लिखोगे आप ग्रेडियंट में ये होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मोस्टली डिवाइडेड बाय जो चेंज होता है वो कैलकुलेट किया जाता है डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू लेंथ या विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हम लिखते हैं। अब फिर वही बात, अगर प्रोपोर्शनलिटी को इज इक्वल टू फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इज इक्वल टू सॉरी कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज k into a into th minus tc divided by n। ये आपको नोटिस करते हैं, ये फॉर्मूला है फॉर कंडक्शन, ठीक है, q इज इक्वल टू k into a into th minus tc by n। यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ हो गया है, इस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या इंडिकेट करती है उसे एक बार देख लीजिए। हमने जो वर्ड यूज किया था वो क्या था, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। व्हाट इज मीन बाय रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, हीट का यूनिट जूल होता है पर रेट बोला है, इसका मतलब इसे डिवाइड बाय टाइम भी होगा तो जूल पर सेकंड। तो याद रखना है, सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Q इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, उसका यूनिट क्या है, जूल पर सेकंड। बस अगर आपको पता है व्हाट इज मीन बाय जूल पर सेकंड, वैट, तो ये याद रखना है। Q का यूनिट क्या है, जूल पर सेकंड। कई बार Q को हीट समझकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ जूल कंसीडर करते हैं। नो, इट इज नॉट हीट, इट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट मींस जूल पर सेकंड, उसे आप वैट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आएगा आपका एरिया, A इज इक्वल टू एरिया। एरिया का जो यूनिट है वो क्या होगा आपका, मीटर स्क्वायर, ओके, दैट इज यहाँ पर TH एंड TC क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रीजन्स रिस्पेक्टिवली, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद जो ये है L, यहाँ पर कंफ्यूजन में C है और ये आपका L है, ठीक है। तो L, व्हाट इज द L, लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ जो भी पर्टिकुलर सेक्शन है वो किसमें कंसीडर किया जाएगा, मीटर में। फिर टेम्परेचर वो किसमें लिया जाएगा, केल्विन में, ठीक है। और अब लास्ट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के लिए आपको यूनिट अगर निकालना है तो यहाँ पर कंसीडर करें, क्या करना है, सिर्फ आपको k को यहाँ पर रहने दीजिए। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है और ये एक मीटर है, कैंसिल कर दीजिए, सिर्फ एक मीटर बचेगा। अब बचे हुए चीज़ों को यहाँ पर अगर शिफ्ट करें आप लोग तो k इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, q डिवाइड बाय, सपोज एरिया में से मीटर स्क्वायर में से एक लेंथ कैंसिल किया, सिर्फ लेंथ बचेगा तो L मल्टीप्लाई बाय TH माइनस TC। अब इसका जो यूनिट है वो क्या है आपका, जूल पर सेकेंड, वहाँ पर लिखा है जूल पर सेकेंड q का। उसके अलावा लेंथ बचा है तो मीटर, उसके अलावा टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, दैट इज द SI यूनिट फॉर केल्विन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, और जूल पर सेकंड सभी को पता है वैट होता है तो उसे ऐसे भी लिख सकते हो, वैट पर मीटर पर केल्विन। होमवर्क लिख लीजिए, इसका डायमेंशन निकालना है आप लोगों को, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस टू, कोई भी एक का निकल, सॉरी कोई भी निकालिए तो ये आपका हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या आएगा, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, या फिर इसे ही आप ऐसे भी लिख दीजिए, वैट पर मीटर पर केल्विन। ओके, समझ में आ गया सभी को। दैट इज द फार्मूला व्हिच इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कंडक्शन कंसेप्ट। कंडक्शन पर यही चीजों को यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक और टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, सीधी सी आसान अगर भाषा में अगर बताया जाए तो चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ और विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। द रेशियो ऑफ चेंज इन टेम्परेचर
with respect to changing temperature with respect to distance or length. Distance or length. The ratio of change in temperature with respect to length और distance, तो उसे क्या बोला जाता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट. तो फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ग्रेडियंट को मान लीजिए अगर हम लोग ऐसे लिखे टेम्परेचर ग्रेडियंट is equal to change in temperature, which is delta T divided by L. इसलिए हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम ऐसे लिखा था TH minus TC divided by L. इसका यूनिट अगर देखा जाए, व्हाट इज द यूनिट? ऊपर टेम्परेचर है मतलब केल्विन और यूनिट क्या आएगा? केल्विन डिवाइडेड बाय मीटर. डायमेंशन निकालिए इसका भी. क्या आएगा इसका? केल्विन पर मीटर, ये आपका यूनिट आएगा. अब इसके अलावा आपको और कौन सी चीज़ों के बारे में देखना है? तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में एक नोट लिख लीजिए. नोट वहाँ पर हम लोगों ने K फॉर थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में लिखा है. क्या रिप्रेजेंट करता है थर्मल कंडक्टिविटी? इट इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय व्हिच वी कैन conclude that or we can observe that which metal can be pass the heat at a particular rate. जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी उसमें से हीट ट्रांसफर बहुत बेटर तरीके से होगा, और जिसकी कंडक्टिविटी उतनी बेटर नहीं होगी या फिर ऐसा कंसीडर कर ले किसी और से कम होगी तो उसमें हीट का जो रेट होगा वो क्या होगा? कम. सो वी कंक्लूड दैट द thermal conductivity, the substance which having greater thermal conductivity, then other, as compared to other substance, the substance which having greater thermal conductivity as compared to other substance, it means the rate of heat flow is better in that substance as compared to others. जितना ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा हीट का जो रेट होगा, हीट पासिंग का जो रेट होगा उस सब्सटेंस में ज़्यादा होगा, बेटर होगा एज कम्पेयर टू अदर्स. सो वी कैन से दैट, मान लीजिए कि मेटल के बारे में अगर बताया जाए तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल से. तो इसका मतलब मेटल जो होता है, मान लीजिए मेटल और नॉन मेटल को दोनों को अगर हीट सप्लाई की जाए, या फिर ऐसा समझ लेते हैं यहाँ पर कोई एक मेटल लिया है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरे मेटल से, तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसमें से हीट ज़्यादा बेटर तरीके से फ्लो होगी. अगर दोनों को सेम टेम्परेचर भी दिया है फिर भी यहाँ पर जहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी बेटर है वहाँ की जो हीट फ्लो रेट है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है. ठीक है, आई होप सो ये चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए. इसके बारे में नेक्स्ट इसमें बात करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पर बात करेंगे. आपका पहला मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो चुका है, अब दूसरे पर आते हैं. कन्वेक्शन. अभी हम लोगों ने कंडक्शन में लिखा था द कंडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द सॉलिड्स ओनली. यहाँ पर हम लिख सकते हैं द कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर observed in फ्लूइड्स ओनली. कहाँ पर नजर आता है? फ्लूइड्स में नजर आता है. ठीक है ना, यहाँ पर आपको याद रखना है कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ऑब्जर्व्ड इन फ्लूइड्स ओनली.
मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कंडक्शन जो हीट ट्रांसफर मोड है उसे सॉलिड्स की जरूरत है, सॉलिड मीडियम में ये ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर फ्लूइड आया है, इसका मतलब यहाँ पर दोनों चीजें हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। कन्वेक्शन आपको कहीं पर भी नजर आएगा जहाँ पर क्या है, लिक्विड या गैसेस पॉसिबल है, इन दो मीडियम्स में से जो हीट ट्रांसफर होती है उसे बोला जाता है कन्वेक्शन, ठीक है। अब सीधी सी बात है, हीट ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर भी डिफरेंस होगा। टेम्परेचर इफ देयर इज नो एनी टेम्परेचर डिफरेंस देयर इज नो हीट ट्रांसफर, ये सभी को पता है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो सपोज हम एक और एक बात बता दें, टाइप्स ऑफ जो कन्वेक्शंस है, टाइप्स ऑफ कन्वेक्शंस, there is two types of convections. First, free convection. Second, forced convection. Second है forced convection. अब इसमें क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्री कन्वेक्शन मतलब क्या, कि मान लीजिए हीट ट्रांसफर हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ, फ्री कन्वेक्शन किसे बोला जाता है, heat transfer take place, ओके। फ्री कन्वेक्शन में क्या लिखेंगे आप लोग, फ्री कन्वेक्शन में, फ्री कन्वेक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस तो होता ही है ड्यू टू, ओके। फ्री कन्वेक्शन इसे बोला जाता है। अब इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो कई बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, हाँ, इस चीज़ को हमने पहले भी शायद पहले से लेकर डिस्कस भी किया है। हाँ, ये एक कप ऑफ टी ले लीजिए और वहाँ पर एक ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपने जो टी है अगर वहाँ पर रहने दी, अगर आपने उसे हाथ भी नहीं लगाया है, आप वेट कर रहे हो, तो कभी ऑब्जर्व कीजिए वेट करने वाला क्यों वेट करता है, जस्ट बिकॉज वो चाय में उस टी में जो हीट ऑक्यूपाई की गई वो शायद थोड़ी कम हो, थोड़ी कूल डाउन हो, फिर हम उसे कंज्यूम कर सकें। ऐसे केस में क्या होता है, कभी सोचा है कि टी कैसे अपने आप ही कूल डाउन हो जाती है, तो सीधी सी बात है जो हीट ऑक्यूपाई की है टी ने, तो उस पर से जो आपका एयर फ्लो होता है, एयर का जो एक फ्लो वहां से जाता है, वो क्या करता है, एज कंपेयर टू टी से उसका टेम्परेचर कम होता है, दैट मींस दैट हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम टी टू एयर। सो जो नेचुरली जो आपका एयर फ्लो होता है वह उस हीट जो टी ने ऑक्यूपाई की है उसे ऑक्यूपाई करता है, उसे कंज्यूम करता है और धीरे धीरे टेम्परेचर ऑफ टी कम होते जाता है और टेम्परेचर ऑफ एयर बढ़ते जाता है। That is the example of free convection. यहाँ पर हमें कोई एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं फ्री कन्वेक्शन। अब ये एक चीज हो गई, और एक एग्जांपल लीजिए, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने, जो बच्चे बाइक्स चलाते हैं या फिर जिन्होंने बाइक को अगर कभी ऑब्जर्व किया है, तो एक देखिए बाइक्स में कूलिंग पर्पस है, बाइक की बात कर रहा हूँ, मोपेड की नहीं। बाइक्स में क्या होता है कि पेट्रोल टैंक जो होता है उसके नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरीके का कंपार्टमेंट दिखाई देगा। ये सपोज एक सिलेंडर है और उसमें कुछ इस तरीके से स्लॉट्स दिखाई देते हैं, तो उसे बोला जाता है फिन्स बोला जाता है। अब वो क्यों यूज होता है, ओपन नहीं दिखाई देता है, पेट्रोल टैंक के नीचे की तरफ ही होता है, वहां पर जो फिन्स होते हैं उसका, वहां पर अगर वो चाहे तो उस पोर्शन को फुल्ली स्मूथ कर्व की तरह भी रख सकते थे, स्लॉट्स प्रोवाइड करने की जरूरत क्या थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फिन्स आर यूज्ड टू हीट ट्रांसफर, नेचुरल हीट ट्रांसफर पर्पस के लिए वहां पर यूज किया गया है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जब बाइक वगैरह चलती है तो पेट्रोल बर्न होने की वजह से वहां पर एक हीट जो जनरेट होती है उसे इन्वायरमेंट में लिबरेट भी करना होगा, रिलीज भी करना होगा, ताकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। इसीलिए वो जो फिन्स होती है, जो स्लॉट्स होते हैं, उन पर से जब हवा फ्लो होती है तो कई बार क्या होता है उस स्लॉट्स में एयर क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, और उसी वजह से जितनी देर वो एयर वहां पर ट्रैप रहेगी वहां पर वो क्या करेगी, हीट को, जो सिलेंडर में जो हीट है, जो उस बॉडी में जो हीट है, उस हीट को क्या करेगी, अपनी तरफ ये करेगी, कंज्यूम करेगी उस हीट को। टेम्परेचर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम दैट सिलेंडर टू एयर, और टेम्परेचर ऑफ एयर बढ़ने की वजह से उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होते जाएगा। एयर का डेंसिटी जितना कम होगा वो उतना हल्की होती जाएगी, और फिर वो एयर जो है वहां से रिमूव होगी, और इस तरीके से उस सिलेंडर, बाइक के उस सिलेंडर में कूलिंग पर्पस को विद द हेल्प ऑफ फिन्स
कंप्लीट किया जाता है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्री कन्वेक्शन। यहाँ पर कोई एफर्ट्स लेने की, कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है कूलिंग के लिए, तो उसे बोला जाता है फ्री कन्वेक्शन। और फोर्स कन्वेक्शन किसे बोला जाता है? मान लीजिए कि अभी जो पहला केस हमने देखा था टी वाला, हाँ चाय वाला, उसमें क्या हुआ था, आप लोगों ने चाय को रखा है और जो चाय है वो अपने आप कूल डाउन हो गई है। दैट इज द पार्ट ऑफ फ्री कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है, उसी आप मान लीजिए किसी दिन आप जल्दबाजी में हो और उसी चाय को आपको ठंडा करना है, तो आप क्या करते हो, फोर्सफुली इस तरीके से उसको क्या करते हो, जो एयर है सराउंडिंग में जो एयर है उसको फोर्स करते हो, जिस वजह से क्या होता है, जो चाय मान लीजिए अगर 5 मिनट में कूल डाउन होने वाली है, वही चाय आप 1 या 2 मिनट में जल्दी से ठंडा करने का कोशिश करते हो। दैट इज द पार्ट ऑफ फोर्स कन्वेक्शन। उसके अलावा टेक्निकली अगर बोला जाए तो फोर्स कन्वेक्शन मीन्स व्हाट? फोर्स कन्वेक्शन मीन्स व्हाट? It is a type of convection. It is a type of convection in which heat will transfer, from an object with the help of some external source, like fan, pump, etc. फैन और पंप की हेल्प से अगर आप हीट को ट्रांसफर कर रहे हो, व्हाटएवर, एक बार आप लोगों ने देखा होगा किसी से चाय के स्टॉल पर, वहाँ पर एक असेंबल की हुई एक टोटल ये होती है, जिसमें क्या किया जाता है, वहाँ पर रोटेट करने की वजह से एयर ब्लो की जाती है और उस वजह से वहाँ पर जो कोल वगैरह है वो बर्न किया जाता था पुराने जमाने में, तो वहाँ पर फैन का यूज़ किया जाता था। उसके अलावा और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फोर्स कन्वेक्शन में विद द हेल्प ऑफ फैन, या फिर नेचुरल कन्वेक्शन में आपने और देखा होगा किसी से फैक्ट्रीज में चिमनी के विद द हेल्प ऑफ चिमनी आप क्या कर सकते हो, ड्रॉट्स का यूज़ किया जाता था। तो जो नेचुरल होता है वहाँ पर जो एक्सटर्नल सोर्सेज है वो नहीं लगे होते हैं, फैन और पंप वगैरह नहीं होते, और जो फोर्स कन्वेक्शन होता है वहाँ पर कंपल्सरी फैन और पंप, इनका जो कन्वेक्शन या फिर हीट का जो रेट होता है, फ्लो रेट होता है, वो ज़्यादा होता है फोर्स कन्वेक्शन का एज कम्पेयर टू फ्री कन्वेक्शन से। ठीक है, अब इसमें और एक चीज़ नोट करने जैसी है, हमने वहाँ पर कंडक्शन में एक चीज़ लिखवाई थी, The only heat will be transferred, matter cannot transfer. यहाँ पर क्या होता है, heat as well as in case of convection, there is heat as well as matter can be transferred. In case of convection, there is heat as well as matter can be transferred. यहाँ पर मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफर होंगे और हीट भी ट्रांसफर होती है, मतलब एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर होता है। एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं हम लोग, वहाँ पर अभी जो आप लोगों ने एग्जांपल लिया था बाकी केसेस, वहाँ पर एयर ब्लो हो ही रहा था, इसका मतलब मॉलिक्यूल ऑफ एयर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब हीट भी ट्रांसफर हो गई और मॉलिक्यूल भी ट्रांसफर हो रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें, सपोज आपने किसी कंटेनर में अगर पानी वगैरह लिया है और उसे हीट करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, तो सबसे पहली बात, जो हीट यहाँ पर इस कंटेनर की बॉडी में ट्रांसफर हो रही है विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, उसे आप कंडक्शन, पार्ट ऑफ कंडक्शन बोलोगे। बट अगर वही हीट जब कहाँ पर ट्रांसफर हो रही है, इन लेयर्स में, हाँ, जो वाटर की लेयर्स हो रही है उनमें भी हीट ट्रांसफर हो रही है, उसी वजह से पानी गर्म भी होता है। तो उसमें क्या होता है, आप ऑब्जर्व कीजिए, जब हीट ट्रांसफर करने की बारी आती है वन लेयर बाय अनदर लेयर, तो यहाँ पर बबल्स तैयार होते हुए नजर आएंगे आपको, और वो बबल रिप्लेस करते हैं, बबल्स क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं वन बाय वन, ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए जो कोल्ड लेयर है वो नीचे की तरफ आएगा और जो हॉट लेयर है वो ऊपर की तरफ जाएगा। दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कन्वेक्शन। यहाँ पर हमेशा याद रखना है, यहाँ पर एनर्जी, इस चीज को याद रखना है, हीट एज वेल एज मैटर बोथ कैन बी ट्रांसफर, दोनों अपने जो ओरिजिनल प्लेस है उसे रिप्लेस करेंगे, उसे डिस्प्लेस करेंगे और वो अपनी जगह से किसी और जगह पर जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल भी ट्रांसफर होंगे और हीट भी ट्रांसफर होंगे।
यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को, आपके जो सिलेबस में है कन्वेक्शन पर ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन अगर आए तो वो थ्योरेटिकल हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कन्वेक्शन का कोई इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं दिया है, या फिर ऐसा समझ लीजिए उतना इस पर ये नहीं किया गया है, फोकस नहीं किया गया है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन अगर आए तो वो जो आएंगे वो थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे। आपको जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो कंडक्शन पर आएंगे, ठीक है, या तो फिर रेडिएशन वाले टॉपिक्स पर आएंगे। अब लास्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो है रेडिएशन। लास्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट इज रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। पहले कंडक्शन में हम लोगों ने देखा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कंडक्शन। कंडक्शन में देखा जो मीडियम की जरूरत है वो कौन सा मीडियम है, सॉलिड है। कन्वेक्शन में हम लोगों ने देखा, कन्वेक्शन में जो होता है वो कौन सा होता है, लिक्विड। मीडियम जो होता है वो लिक्विड या फिर कौन सा होता है, गैस, दैट मींस फ्लूइड होता है। रेडिएशन की अगर बात करें हम लोग, रेडिएशन is the mode of heat transfer which does not require any medium. It can be transferred through the vacuum also. यहाँ पर रेडिएशंस को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एनी मीडियम, कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, याद रखना। पर सपोज अगर वो कहीं पर पर्टिकुलर थिंग पे है, जैसे मान लीजिए अर्थ में अगर हम बात करें तो रेडिएशन कैन बी ट्रांसफर टू द मीडियम आल्सो, बट अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल अगर हम देखें तो सन से निकलने वाले जो भी रेडिएशन है वो निकल कर अर्थ तक आते ही है, ठीक है ना, आपका अर्थ है। तो अब हम सभी को पता है अर्थ और सन के बीच में जो है वो क्या है, वैक्यूम है। एंड वैक्यूम मींस व्हाट, नो मैटर प्रेजेंट, फिर भी वो रेडिएशन ट्रांसफर होकर आते हैं। और तो और सभी को पता है सन और अर्थ में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी है, फिर भी ये रेडिएशन 8 मिनट्स में, अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स में यहाँ से निकलने वाला जो एक रेडिएशन है वो अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स में अर्थ को अचीव कर लेता है, अर्थ के सरफेस तक आ जाता है। इसलिए ये याद रखना है, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर, सबसे ज्यादा फास्ट हीट ट्रांसफर किसमें होता है, रेडिएशन में होता है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। रेडिएशन के बारे में अगर डेफिनेशन बताया जाए, व्हाट इज द रेडिएशन, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच heat can be passed without any medium, and it travels in the form of electromagnetic wave, क्या बोला गया है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में है वो ट्रांसफर होता है। अब बात ये कि कई बार हम इसे देख नहीं पाते कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हो रहा है। तो याद रखना, जो रेडिएशन सन के केसेस में बहुत से ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो हमारे विजुअल रेंज में आते हैं, इसलिए उसे हम देख पाते हैं। पर बाकी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें रेडिएशन ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है जो हमारे विजिबल रेंज में नहीं आती, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते। एज वेल एज रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होने की वजह से वो सभी चीजों को फॉलो करते हैं, सभी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, whatever इंटरफेरेंस, जो भी आप स्टडी करते हो इन द वेव नेचर वगैरह में, वो सभी चीजें यहाँ पर फॉलो की जाती है। सो ये है आपके 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब रेडिएशंस में जो अगले जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से टॉपिक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी,
ये सारे जो टॉपिक्स है वो रेडिएशन से रिलेटेड है, ब्लैक बॉडी है, फिर उसके बाद कुछ लॉज हैं जस्ट लाइक वेन्स लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, किरचॉफ्स लॉ या फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, ये सभी जो टॉपिक्स है जो किससे रिलेटेड है, रेडिएशन से रिलेटेड है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और आने वाले टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।